अरे वाह बाबा, देखें मैंने क्या जबरदस्त आलू के पराठे बनाए हैं। अब तो कोई नहीं कह सकता कि मेरे पराठे खराब है। और चाय भी तो देखें जरा। हाँ हाँ मेरे बच्चे, मेरे साथ रहते रहते तू भी अब कुकिंग का मास्टर हो गया है। आज तो चाय भी अच्छी है और पराठे भी एकदम बढ़िया है। चल तेरे भाई उठ गए होंगे, अब चलकर उनको नाश्ता दे देते हैं। हाँ बाबा, चलिए उनको नाश्ता दें। वो बड़े हैं, आराम से उठ के नाश्ता करें। और मैं छोटा, थोड़े दिन कॉलेज की छुट्टियां क्या मिली, आपने तो मुझे काम में ही लगा दिया। मुकेश अपने बेटे राहुल के साथ नाश्ता बनाता है। अरे वाह बाबा, आज तो आपने क्या जबरदस्त आलू के पराठे बनाए। वाह वाह बाबा, पूरी सर्दियां हम ऐसे ही मस्त आलू के पराठे खाएंगे। और ये रायते और चटनी के साथ, ओहो हो। और बाबा क्या चाय भी जबरदस्त। ओह हर्ष भैया, क्या क्या बाबा बाबा कर रहे हैं। ये मस्त आलू के पराठे मैंने बनाए, यानी कि राहुल ने, इसलिए मेरी तारीफ करें। इतनी मेहनत से सुबह सुबह उठ के आपके लिए पराठे बनाओ, छोटे भाई का कोई एहसास नहीं। और सारा क्रेडिट, सारी तारीफ बाबा के लिए। दिस इज नॉट फेयर। हाँ हर्ष और समीर बेटे, ये मेरे बेटे राहुल ने ही ये आलू के पराठे बनाए हैं तुम दोनों के लिए। मेरा बेटा तो अब पराठे नाश्ता बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। चलो मेरे प्यारे बेटे, अब खुश हो गए हो। देखो मैंने सारी क्रेडिट और सारी तारीफ तुम्हें दे दी। चलो आओ, मेरे बेटे के मुकाबले में कोई पराठे नहीं बनाता। आओ जल्दी से बैठकर हम नाश्ता कर लेते हैं अब। मुकेश इस तरह अपने तीनों बेटों के साथ बैठकर नाश्ता करता है। मुकेश अकेला था, उसकी पत्नी का देहांत हो गया। 4 बेटे, कोई बेटी नहीं थी। इस तरह एक तरफ तो ये परिवार था और दूसरी तरफ नंदनी अपनी माँ, बहन और गरीब पिता के साथ बैठी है। सामने पुराने कपड़ों का ढेर लगा है और कच्चा मिट्टी का मकान है। अरे नंदनी, खुशी बेटिया, क्या बात है, तुम दोनों बहुत आज उदास लग रही हो। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तुमको? नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो भाई दूज भी गुजर गया ना, तो बस हम दुखी थे। हमारा भी कोई भाई होता तो हम भी ये त्योहार मज़े से मनाते, लेकिन हमारा कोई भाई ही नहीं है। हर साल ये त्यौहार आता है और चला जाता है माँ। काश हमारा एक भी भाई होता तो हमें कितना मज़ा आता ना, हम भी ये त्यौहार मनाते। हाँ माँ, देखिए ना, मेरी सारी सहेलियाँ भी अपने भैया से गिफ्ट्स लेती हैं इस दिन, खुशी खुशी ये त्यौहार मनाती हैं। लेकिन हम दोनों बहनें इस दिन को उदास बैठी रहती हैं। हमारा कोई भाई ही नहीं है, इसलिए माँ बस ये सब सोचकर और सब देखकर थोड़ा मन उदास हो गया। खैर चलिए, अब हो भी क्या सकता है। आइए मैं कपड़े छांट दूँ आपके साथ। अरे मेरी बच्चियों, तुम मन छोटा क्यों कर रही हो? तुम दोनों बहनें हंसी खुशी रहो। और मैं प्रार्थना करती हूँ जिस भी ससुराल में तुम दोनों जाओगी, वहाँ तुम्हारे 3-4 भाई हो देवर की सूरत में। देखना फिर हर इस त्यौहार को मनाओगी और भाई की कमी भी पूरी हो ही जाएगी। अरे तुलसी, क्या तुम बच्चियों को कैसी प्रार्थना दे रही हो? 3-4 इनके भाई हो देवर की सूरत में। तुम भी ना बेटियों खुश रहा करो आपस में। भाई नहीं है तो क्या हुआ, 2 बहनें हो, खुश रहो, कोई बात नहीं। चलो अच्छा नंदनी बिटिया, हवा बहुत ठंडी आती है, सामने से पर्दा लगा दो जाके। अब इस तरह नंदनी उठती है और अपनी खिड़की और दरवाजे के सामने पर्दा लगाती है, क्योंकि ठंड आने वाली थी और सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था। इसलिए बाहर से ठंडी हवाएं आ रही थी, तो गरीब परिवार का घर बहुत ठंडा हो रहा था। ऐसे ही वक्त गुजरता है कि मुकेश और हर्ष बाहर होते हैं, तो उनकी पड़ोसन उनसे कुछ बात करती है।
अरे मुकेश भाई, हर्ष, क्या हाल है आप दोनों का? बड़े दिनों से नजर ही नहीं आए। और सुनाए मुकेश भाई, लड़कों के रिश्ते की कहीं कोई बात चली है? अरे नहीं बहन, क्या बताऊं, बस जहाँ लोग सुनते हैं घर में सारे मर्द हैं तो मुकर जाते हैं। कुछ समझ नहीं आती, क्या करूं। तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता है तो बता दो जो हमारे घर के लिए मान जाए। लड़की भले ही गरीब घर की हो, हमें कोई आपत्ति नहीं और ना हमें जहेज चाहिए। बस मैं चाहता हूँ मेरे बेटों के घर बस जाए तो मैं खुश हो जाता हूँ। कोई लड़की अगर है नज़र में तो मुझे तुम बताओ। अरे हाँ हाँ मुकेश भाई, लड़की तो बहुत अच्छी है। मेरी ननद के पड़ोस में एक लड़की रहती है, नंदनी। है तो गरीब घर की, लेकिन भाई साहब, अगर मैं हर्ष की माँ बनने की एक्टिंग करूं और आपके साथ चलूं तो ये रिश्ता पक्का हो सकता है। क्योंकि वैसे भी उन लोगों ने मुझे नहीं देखा हुआ, तो मैं अपनी ननद को बोलती हूँ रिश्ते की बात चलाए और उसे सारी कहानी समझा दूंगी। वो मेरा नाम नहीं लेगी। इस तरह माँ बनने की एक्टिंग से हर्ष बेटे का रिश्ता हो जाएगा। अरे वाह बहन, इतना ढासू आइडिया तो कभी मुझे भी नहीं आया। आपने तो सच में कमाल कर दिया। आपने शुरू से मेरे बच्चों को संभाला है जब से इनकी माँ चली गई, और आज आप सच में एक माँ बन के इनके रिश्ते की फिक्र कर रही हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। आप अपनी ननद से बात करें, हम शादी जल्दी करेंगे और कोई हमें दहेज नहीं चाहिए। आप बस बात जल्दी से कर दें। इस तरह मुकेश अपने बेटे हर्ष की शादी की बात पड़ोसन तुलसी से करता है और उसके बाद दोनों बाप बेटा अपने घर की तरफ चले जाते हैं। फिर तुलसी अपनी ननद से हर्ष के रिश्ते की बात करती है और इस तरह सारी बात होने के बाद उनके साथ नंदिनी के घर रिश्ता करने के लिए चली जाती है। अरे बहन, ये मेरा बेटा है, बहुत अच्छा है। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और हमें कोई दहेज भी नहीं चाहिए। इस तरह अब रस्म हो जाती है देखा देखी की और रिश्ता पक्का हो जाता अरे है। वाह, बल्ले बल्ले, ओए होए मौजा, हर्ष भैया की शादी होगी और थैंक यू आंटी जी, सारा क्रेडिट आपको जाता है। ये अब मज़ा आएगा। और आंटी जी, आपने सारी शादी की तैयारियां खुद करनी है, सारा जिम्मा आपका है, ठीक है। आपने सारे घर को भी देखना है। हाँ बहन, आपने सारा कुछ देखना है। मुझे तो लड़कियों की शॉपिंग का अंदाज़ा नहीं, उनको क्या पसंद है, इसलिए हर्ष की शादी की सारी शॉपिंग आप करेंगी। और घर की सजावट, मेहमानों का खाना, बस हर्ष की पूरी शादी आपके ज़िम्मे है। आप ही देखेंगी सब। अरे हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, हर्ष मेरा बेटा है। आपके तीनों बेटे मेरे बेटों की तरह हैं। मेरी तो कोई औलाद नहीं, लेकिन हमेशा से मैंने आपके बेटों को अपना माना। तो अब उनकी शादी की बारी आई तो रिश्ता करवाया। अब शादी की जिम्मेदारी भी मैं खुद लूँगी, ठीक है ना भाई साहब? आंटी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल एक माँ की तरह हमारा आपने ख्याल रखा जब से माँ यहाँ से गई है। अच्छा चलिए आंटी, आज हम फ्री हैं तो चलिए आइए मॉल चलते हैं और फिर वहाँ से आपको जो जो चीज़ें बेहतर लगती हैं हम सब वहाँ से जाकर लेकर अभी आते हैं। अब तुलसी घर की सजावट, लाइट्स लगवाना, घर के हर काम खुद अपनी निगरानी में करवाती है। क्योंकि वो हमेशा से हर्ष और उसके भाइयों को अपने बच्चों की तरह मानती थी और इस तरह शादी की मिलकर उनके साथ तैयारियां करती है, शॉपिंग करती है। और दूसरी तरफ राहुल ने अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक का भी माहौल बनाया, इंजॉय करता है। और अब दूसरी तरफ यहाँ, अरे भाई साहब, क्या ज़रूरत थी साड़ी की?
मैंने हर्ष की शादी करवा रही हूँ, शॉपिंग सब कर रही है, इसका ये मतलब तो नहीं कि मुझे भी आप कुछ दें। ये तो मेरे बच्चों की तरह है, इसलिए मैं जो भी कर रही हूँ अपने दिल से कर रही हूँ। आंटी, आप जो भी कर रही हैं एक माँ की तरह कर रही हैं। तो बेटा होने के नाते बस एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए लेकर आया था। ये लहंगा है मेरी तरफ से आपके लिए। मेरी बारात में आप यही पहनेंगी। देखिएगा, आप बहुत सुंदर लगेंगी, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। अब इस तरह से शादी की तैयारियां ख़त्म हुई और शादी का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर सभी तैयार होते हैं। नंदिनी दुल्हन बनकर बैठी, शादी हो जाती है और बहू घर आती है। अरे आओ आओ मेरी प्यारी नंदिनी बहू, बहुत सुंदर लग रही हो। सादा सा लहंगा है लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रही हो, सच में। चलो तुम थक गई होगी, अब चल के अपने कमरे में आराम कर लो। हर्ष बेटा, दुल्हन थक गई होगी, तुम जाके बहू को ले जाओ। अरे अरे, कहाँ चल पड़ी भाभी? पहले अपने देवरों से तो मिल लो, इतना हमें इंतजार था आपके आने का। मैं हूँ राहुल, आपका सबसे छोटा लाडला देवर, और ये है हमारे दूसरे नंबर वाले भाई साहब समीर। तो हम आपके प्यारे देवर हैं। कैसा लगा आपको हमारे लिए? तो भाभी प्लीज़, अब आप आ गई है ना, तो हमें बढ़िया बढ़िया खाने बना के खिलाएंगी। बोलो ना भाभी, प्लीज़। राहुल, तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। भाभी अभी अभी आई और तुम्हें खाने पीने की फिक्र पड़ गई। बना देंगी, सबकी भाभियां बनाती हैं। चलो चुप हो जाओ, गंदा बच्चा। भाभी को आते साथ ही तंग करते हो। अरे बहू, तुम इसकी बातों का बुरा मत मनाना। छोटा है ना, तो इसलिए बहुत बोलता है। मैं जानता हूँ कि तुम थक गई हो। अच्छा चलो हर्ष बेटा, जाओ जाके बहू को अपना कमरा दिखाओ, और अब तुम दोनों जाके रेस्ट करो, ठीक है ना? जाओ। अब इस तरह बहू का स्वागत होता है। फिर हर्ष बहू को लेकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अरे भाई साहब, अब मैं भी चलती हूँ, घर 2 दिन से बंद पड़ा है। चलती हूँ अब, ठीक है। मेरे पति इंतज़ार करते होंगे, बस शादी अच्छे से हो गई। अच्छा बहन, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ना होती तो हर्ष की शादी ही ना होती। आपने बहुत साथ दिया, और आप फिक्र मत करें, बहुत जल्द हम बहू को सब सच बता देंगे, क्योंकि झूठ बोलना हमें भी अच्छा नहीं लगता। बस मजबूरी थी। आप जाइए, अब घर रेस्ट कीजिए। इस तरह यहाँ ये बात होती है। फिर तुलसी अपने घर की तरफ चली जाती है और यूं ही बहू का अच्छे से स्वागत होता है। रात गुजरती है और अब अगला दिन चढ़ जाता है। अब जैसे ही अगला दिन आता है तो नंदिनी एक अच्छी सुशील बहू की तरह साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। बाजू में चूड़ी, गले में हार, और एक सुशील बहू की तरह से अच्छे से तैयार होकर फिर अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए किचन में जाना चाहती है। लेकिन आगे वो जब जाती है तो हॉल में सामने उसके ससुर खड़े हैं। फिर वो ससुर को नमस्ते करती है हाथ जोड़कर। नमस्ते बाबा, आप इतनी जल्दी उठ गए हैं? वो माँ कहाँ है? मैंने उनसे कुछ पूछना है। वो दरअसल बाबा, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है ना, तो इसलिए मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि आज मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या बनाऊं। आप सबको क्या क्या पसंद है? तो अगर माँ जी उठ गई हैं तो क्या वो मुझे बता देंगी सब कुछ? ओ, अरे अरे बेटा, माँ जी ना सुबह सुबह किसी ज़रूरी काम से बाहर गई हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ ना, हमारा किचन कहाँ है और किचन में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ा है। तो बहू, तुम मेरे साथ आओ। तो खाने में जो भी तुम्हें पसंद हो, तुम अपनी पहली रसोई की रस्म में बना दो। आओ मेरे साथ। तुलसी, जिसने माँ की एक्टिंग की, वो तो जा चुकी थी। अब सुबह नंदिनी के सवालों से परेशान ससुर उसे खुद ही
अपनी रसोई में लेकर आता है और हर चीज़ बताता है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। इस तरह ससुर बहू को हर चीज़ समझा कर फिर वहाँ से चला जाता है और बहू भी हैरान थी कि इतनी सुबह सुबह माँ जी कहाँ चली गई। मगर फिर भी नंदिनी अपने ससुर से कोई सवाल नहीं करती और अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। इतनी ही देर में उसके पति दोनों छोटे देवर उठकर आ जाते हैं और जब वो खाने की मेज़ पर इतना कुछ देखते हैं तो सभी खुश हो जाते हैं। अरे वाह वाह बहू, इतने समय बाद हमारे दस्तरख्वान पर इतना कुछ लगा है। आज तो पूरा टेबल भरा है और देखो हमने तुम्हारी रस्म के गिफ्ट्स भी यहाँ पर रखे हैं। और भाभी, इतने स्वादिष्ट खाने बनाने के लिए इन सब में मेरी तरफ से भी गिफ्ट है और तुम्हारे पति की तरफ से भी गिफ्ट है। देखो हम सभी ने तुम्हारे लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाया है। सच में आज तुमने माँ के खाने की याद दिला दी। बहुत स्वादिष्ट खाने हैं और ये तुम्हारी रसोई की रस्म के गिफ्ट्स हैं। अब सभी खाना खा लेते हैं तो छोटा देवर भाभी को खाना परोसता है। भाभी चलिए, आप भी अब खाना खा लीजिए, मैंने सब कुछ परोस दिया है। आपने बहुत अच्छा सच में खाना बनाया है। अरे देवर जी, आपने क्यों इतनी चिंता की, मैं खुद खाना ले लेती ना, आप सब बहुत अच्छे हैं। देखिए, और अब मुझे कोई बर्तन भी नहीं उठाने दिए किसी ने, बाबा और छोटे देवर खुद ही ले गए। भाभी आप चिंता मत करें, ये तो हमारे घर में आम सी बात है। आप बस मज़े से खाना खाएं। आपके देवर और ससुर हैं ना, हम सब मिलकर घर का काम भी संभालते रहेंगे और आपको खुश भी रखेंगे। नंदिनी राहुल की इन सब बातों का मतलब अच्छे से नहीं समझती तो यहाँ मुकेश अपने बेटे के साथ बर्तन लेकर आ जाता है। फिर मुकेश खुद ही बर्तन धोने लगता है। जब बहू नाश्ता करके आती है और वो देखती है कि ससुर बर्तन धो रहा है तो अरे बाबा, ये आप सब क्या कर रही हैं? मैं थोड़ी देर खाना खाने के लिए बैठी थी। बाबा रहने दीजिए ना, ये काम तो मेरा है, मैं सफाई भी कर दूंगी, बर्तन भी धो दूंगी। आप क्यों ये सब करें? हटिए, छोड़िए ये। अरे क्यों बहू, क्या घर में काम करना सिर्फ बहुओं का काम होता है? ससुर कुछ नहीं कर सकता? चलो तुम्हारी सास तो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना। तुम जाओ आराम से खाना खाओ, रेस्ट करो। मैं तुम्हारे लिए सारा यहाँ का काम खत्म कर दूंगा। जाओ मेरा बच्चा। ससुर नंदिनी की एक नहीं सुनता, इसलिए नंदिनी चुप करके वापस चली जाती है। नाश्ता करने के बाद पति और दूसरे नंबर का देवर दोनों अपने हाथों में बैग लिए ऑफिस के लिए चले जाते हैं तो यहाँ राहुल घर की सफाई कर रहा था। अरे भाभी, आप यहाँ क्यों आई हैं? आप जाके अपने कमरे में आराम कीजिए। घर की सफाई मैं कर दूंगा, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। चाहिए आप। अरे देवर जी, कैसे ज़रूरत नहीं, आप हटिए। आप सब क्यों खुद काम कर रहे हैं ना, मैं हूँ ना। पहले माँ जी करती होंगी और अब तो मेरा काम है। चलिए जाइए, आप बाहर अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम फिर आइए। क्या सच में भाभी, मैं दोस्तों के साथ आउटिंग पर चला जाऊं? ठीक है भाभी, आप बुरा तो नहीं मनाएंगी ना? ये काम आप, अच्छा मैंने आधा कर दिया है ये। अब तो भाभी आ गई हैं, अब तो मैं दोस्तों के साथ मज़े करूँगा। इतनी बात होने के बाद फिर नंदिनी राहुल से झाड़ू ले लेती है। राहुल अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है और नंदिनी खुद ही सारे हॉल की और घर की सफाई करती है। और सफाई जल्दी ख़त्म होने के बाद नंदिनी अपने कमरे में बोर होती है क्योंकि उसने ना तो कोई काम किया और इसलिए बस बोर हो रही थी बैठी। अरे क्या करूं, इतनी बोरियत हो रही है। माँ जी भी घर पर नहीं है, ना यहाँ कोई मुझे काम करने देता है, तो अब मैं इतनी फ्री हूँ कि बोर ही हो गई। नंदिनी इस तरह फारिग बैठी थी तो उसकी आंख लग गई। जब वो उठती है तो जाके किचन में खाना पकाने का समय था तो अब वो खाना पकाने लगती है। इस तरह
अरे शुक्र है, खाना खान पकाने का समय तो आया, घर में कोई काम तो मिला। मुझे कोई काम ही नहीं यहाँ करने देता, कितनी अब मैं बोर हो रही हूँ, चलो खाना पका लूँ। अब इस तरह नंदिनी बोर तो हो रही थी, लेकिन खाना पकाने के समय खाना पकाती है और इतनी ही देर में उसका पति भी ऑफिस से आ जाता है। अरे नंदिनी, क्या हुआ? अकेली कुछ उदास बैठी लग रही हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? घर में किसी ने कुछ कहा तो नहीं? या तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब? तो बताओ, तबीयत खराब है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। अरे नहीं जी, तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो बस बोर बहुत होती हूँ, माँ जी भी घर पर नहीं है। वो सुबह से कहाँ गई हैं, वापस ही नहीं आई। और फिर मुझे यहाँ घर में कोई काम भी नहीं करने देता, तो फारिग बैठे बैठे बस बोर हो रही थी। और माँ जी कब तक आएंगी, वो सुबह से कहीं पर गई हुई है। वो वो नंदिनी, तुम्हें सुनकर शायद बुरा लगे और अजीब भी, लेकिन मैं अब तुमसे मज़ीद झूठ नहीं बोल सकता। देखो, हमारा दिल बहुत साफ़ है, इसलिए हम मज़ीद तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकते। वो मेरी सच में माँ नहीं है। मेरी माँ तो बहुत पहले गुज़र गई थी और मेरी कोई बहन भी नहीं। वो तो हमारी पड़ोसन तुलसी है, जिन्होंने रिश्ता कराने के लिए मेरी माँ बनने की एक्टिंग की। हर्ष इतनी बात करता ही है कि अब राहुल और मुकेश भी वहाँ आ जाते हैं। हाँ बेटा, तुलसी जी बस हमारी पड़ोसन है। मेरी पत्नी के जाने के बाद उन्होंने ही मेरे बच्चों का ख्याल रखा, क्योंकि मैं तो ऑफिस होता था। तो तुलसी जी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमेशा मेरे बच्चों का माँ की तरह ख्याल रखा। और अब हर्ष का कहीं रिश्ता इसलिए नहीं होता था कि हमारे घर कोई औरत नहीं है, तो इसलिए बस तुलसी जी ने मजबूरन माँ बनने की एक्टिंग की। बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमारा इरादा कुछ बुरा नहीं था बेटा। ससुर इतनी बात करता है, फिर राहुल बड़े ही प्यार से भाभी के कदमों में बैठकर भाभी को समझाने की कोशिश करता है। भाभी, प्लीज़ हमारे घर को मत छोड़ के जाइए। हम सब आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आपको काम भी नहीं करने देंगे। हाँ नंदिनी, प्लीज़ इस घर को हमें छोड़कर मत जाना। हम सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, तुम्हें शॉपिंग करवाएंगे, तुम्हारे कामों में भी मदद करेंगे, तुम्हें कोई काम ही नहीं करने देंगे। बस तुम हमें छोड़कर मत जाना कहीं। हाँ बहू, भले ही तुम कोई काम मत करना, मैं सारे घर के बर्तन भी तुम्हें धो के दे दूंगा। सबकी बातें सुनने के बाद नंदिनी बड़े ही प्यार से उठकर खड़ी होती है और बात करती है। अरे आप सब इतनी फ़िक्र क्यों कर रहे हैं? मैं मानती हूँ कि आपने जो किया गलत किया, लेकिन उसके पीछे कुछ वजह थी। तो बस मैं अब क्या कह सकती हूँ, और मैं इस घर को छोड़ के क्यों जाऊँगी भला? ये मेरा ससुराल, मेरा घर है और आप मेरे अपने, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। सारी बात जानने के बाद नंदिनी अपने पति और देवर ससुर के साथ हंसी खुशी खाना खाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और अब अगली सुबह आती है। नंदिनी उठकर पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाती है और नाश्ता बनाने के बाद जब सब नाश्ता करते हैं तो नंदिनी उसके बाद सफाई करने लगती है और घर का काम ख़त्म करने के दौरान ही घर के बाकी मर्द कहीं ना कहीं ऑफिस और ससुर कहीं चले जाते हैं। और जब सब काम ख़त्म होते हैं तो नंदिनी तुलसी के घर आती है। अरे नंदिनी बेटी, तुम यहाँ? वो मुझे लगता है कि तुम्हें सब सच पता चल गया। बेटी आओ, अंदर आओ ना, और मुझे माफ़ कर दो तुम। अरे आंटी जी, आप बड़ी हैं, आप माफ़ी मत मांगिए। और आपने जो किया उसमें आपका इरादा तो गलत नहीं था, बस अब मैं सब कुछ कबूल कर चुकी हूँ, इसलिए आप परेशान मत हो। वो असल में सर्दी आने वाली है ना, तो घर की कुछ चीज़ें लेनी थी और मुझे तो यहाँ के बाज़ार नहीं पता, इसलिए मैं आपको लेने आई थी कि मेरे साथ चलें।
अरे हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। बस अभी मैं घर बंद करती हूँ और तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो आओ। और बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने सारी बात को अच्छे से समझा। और हाँ, सर्दी की तो तैयारी करनी है, तुम चलो आओ मेरे साथ। अब इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और नंदिनी तुलसी के साथ एक मॉल में जाती है, जहाँ से तुलसी उसको मॉल की बहुत अच्छी अच्छी दुकानें दिखाती है, जहाँ से नंदिनी रज़ाइयाँ, अपने देवर के लिए कपड़े, पति के लिए कपड़े और बहुत सी खाने पीने की चीज़ें भी खरीदती है। अरे माँ जी, ये मॉल तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर हर एक सामान एक ही बिल्डिंग में है। सच में, बस कुछ अब मसाले ले लूँ, क्योंकि चाय पकोड़े बनाने भी पड़ते हैं, सर्दी है ना, तो कुछ मसाले ले लूँ। इस तरह नंदिनी बहुत चीज़ें लेती है और अब सब्ज़ी लेने आती है। ये देखो बेटा, यहाँ से तुम अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया से आलू ले लो। बेटे, आलू तो तुम यहाँ से ले लोगी और सब्ज़ी भी, लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले लो। सर्दी में ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा सबको अच्छे लगते हैं, इसलिए आओ मेरे साथ। तुलसी के कहने पर नंदिनी ड्राई फ्रूट्स भी मॉल से ही लेती है। यहाँ सारी शॉपिंग करके दोनों फिर घर चली आती हैं। घर आने के बाद नंदिनी सारा सामान हॉल में ही अभी रख देती है। चलो बढ़िया, सारा सामान एक जगह से ही मिल गया। अब मैं ऐसा करती हूँ, हीटर को भी साफ़ कर देती हूँ। अब हीटर तो पहले का घर से था, इसलिए नंदिनी उसे निकाल कर अच्छी तरह साफ़ करती है। इतनी ही देर में घर में सब आ जाते हैं। अरे नंदिनी बेटा, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, बड़ी सर्दी है। और बेटा, ये सारा सामान क्या है? किसी ने भेजा है या तुम लेने गई थी कहीं? बाबा, मैं तुलसी आंटी के साथ मॉल गई थी, उन्होंने आज मुझे मॉल दिखाया, तो वहाँ से कुछ घर की चीज़ें ज़रूरत थी। मैंने काम करते समय देखा कि सर्दी की कुछ चीज़ें ज़रूरत है, तो बस वो लेने चली गई। तो देखिए, वापस आई तो मौसम भी ठंडा हो गया। आप सब थक गए होंगे, आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी अभी गर्मा गर्म चाय पकोड़े बना कर लाती हूँ। बस थोड़ा सा समय दे दीजिए मुझे, मैं अभी बना के लाई, ठीक है। अरे वाह पत्नी जी, आप तो कमाल कर दिया आपने। देखो, घर में औरत हो तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती है। हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें निकाल के अभी से ही रखें। अरे सच में भाभी, आप तो बिल्कुल माँ की तरह हमारा ख्याल रखती है। हमें तो पता ही नहीं होता था सर्दी आती थी। बाद में हम इधर उधर चीज़ें ढूंढते थे, लेकिन आपने देखिए सब तैयारी पहले से ही कर दी। भाभी, अच्छा अपने हाथ के गरम गरम चाय पकोड़े बना दें हमें। हाँ बहू, मौसम ठंडा है, अब तो मेरा भी मन चाय पकोड़े का है। नंदिनी ने इतने अच्छे से सर्दी की तैयारी की कि सभी खुश हो गए। अब नंदिनी उनके लिए चाय पकोड़े बनाने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर में नंदिनी चाय पकोड़े बना कर ले आती है। अरे वाह, हमारे तो मज़े हो गए सर्दी आने से पहले ही। देखो, बहू ने कितने अच्छे गर्म कपड़े हमारे लिए लाए, और ये कंबल भी बहुत अच्छा लाया है। मेरा कंबल तो वैसे भी पुराना हो गया था। और हीटर, और बहू के हाथ के चाय पकोड़े, वाह वाह, हमारी तो जिंदगी ही बन गई। वाह बहू, मेरी बेटी जीती रहे। हाँ भाभी, सच में आपके आने से पूरे घर का माहौल ही बदल गया है। आप सच में बहुत अच्छी हैं। आप हमें छोड़ के कभी मत जाइएगा। और भाभी, ये आपके हाथ के चाय पकोड़े तो बहुत अच्छे हैं। इतने बढ़िया चाय पकोड़े तो हमारे घर में कभी भी किसी ने नहीं बनाए। वाह। इस तरह अब पूरा परिवार से बैठकर चाय पकोड़े खाता है और नंदिनी हमेशा अपने ससुराल में अब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है। अरे वाह भैया, क्या अच्छी बढ़िया सब्जियां लाई हैं, लेकिन भैया ज़्यादा से आलू तोल के दो। सर्दी आ गई है ना, तो बहुत ज़्यादा आलू के पराठे घर में पसंद करते हैं। मुझे बढ़िया से 5 किलो आलू तोल कर दो।
हाँ भैया, मुझे भी ज़रा 5 किलो अच्छे बढ़िया वाले आलू दो। अब हम अमीर हैं, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा आलू खरीदते हैं। यहाँ कुछ गरीब लोग हैं, वो तो ज़रा सी भी सब्ज़ी खरीदने के काबिल नहीं। अरे राधिका बेटी, आओ तुम भी कुछ आलू कोई सब्ज़ी खरीद लो, आलू ही ले लो। बच्चे हैं, आलू के पराठे खा के खुश हो जाएंगे। देखो भैया ने कितनी बढ़िया सब्ज़ी लाई है। वो माँ जी नहीं, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। बस मैं तो यूं ही देख रही थी सब्ज़ी को। आप लोग खरीद लें, मैं फिर कभी खरीद लूँगी, अभी ज़रूरत नहीं। अरे ज़रूरत नहीं है या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? साफ साफ क्यों नहीं कहती राधिका? देखो, हम जानते हैं तुम गरीब हो, तुम तो सूखी रोटी खाने वाले लोगों में से हो, तो तुम कहाँ से सब्ज़ी खरीदोगी या आलू कुछ लोगी? तो ऐसे सर्दी का मज़ा लोगी? देखो, छुपाओ मत तुम। कोई बात नहीं, हम जानते हैं गरीब हो, तो तुम फिक्र मत करो। अंकिता राधिका की पड़ोसन थी जो बहुत अमीर और घमंडी थी। राधिका बहुत ही गरीब थी, इसलिए हमेशा उसके ताने सहती। तो अभी भी सब्जी लेते हुए अंकिता ने राधिका को बहुत ताने दिए। फिर राधिका वहाँ से चली गई। राधिका अंदर उदास मन से आती है। सास एक तसले में कुछ लकड़ियाँ जलाकर बैठी है। अरे राधिका बेटी, क्या हुआ है? तू क्यों उदास लग रही है? बाहर किसी ने कुछ कहा है मेरी बहू को? क्यों तू उदास लग रही है? बता मुझे, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, बस गांव की सभी औरतें सब्जी ले रही थी, तो अंकिता के वही ताने शुरू हो गए कि हम गरीब हैं, हम कुछ ले नहीं सकते। तो बस यही सोचकर माँ दिल दुखी हो गया। हम गरीब हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि कोई भी आए और हमें ताने दे। जोड़ अच्छा राधिका बहू, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। चला खाना पका ले, बच्चे आते ही होंगे और तेरा पति भी तो खाना बनाने के लिए लेट हो रहे हैं। आजा, देख कितने मज़े की आग सुलग रही है, खाना भी पका ले तू अब। हाँ ठीक है माँ, हम गरीब ताने ही सुन सकते हैं, क्या करें। बस अब हम गरीब हैं तो इन अमीरों का क्या जाता है, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। चलिए अच्छा आप बैठें, ठंड बहुत है, आग के पास आप बैठें, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अब राधिका अपनी सास से ऐसे ही बात करती है। उसके बाद अपने पति और बच्चों के लिए खाना पकाने लगती है। राधिका बहुत ही अमीर थी, रूखा सूखा खाकर रहने वाले लोग। इधर अमीर अंकिता अपनी मेट को खाना बनाने के लिए आलू देती है। बात सुनो, ये लो आलू मैं लेकर आई हूँ, 5 किलो हैं। पहले इनको साफ़ करके रखो और मेरे बच्चे आने वाले हैं, जल्दी से जाके ज़रा गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाओ। अब अंकिता की मेड आलू लेकर किचन में चली जाती है और अंकिता फिर उसके बाद मज़े से हीटर चलाकर बैठ जाती है। हीटर के आगे फ़ोन लेकर अंकिता बहुत ही घमंडी थी। उसे अपनी अमीरी और पैसों का बहुत ही ज़्यादा घमंड था। एक बड़ा हीटर चलाकर फ़ोन लेकर मज़े से बैठ जाती है। इधर उसकी मेड किचन में बड़बड़ाती है, आलू के गर्मा गर्म पराठे बनाओ, महारानी के बच्चे आने वाले हैं। ऑर्डर तो ऐसे देती है जैसे कि पता नहीं कहाँ की महारानी हो, खुद किसी काम को हाथ नहीं लगाती। बस फ़ोन हो और मैडम बस बैठी रहे और हम गरीब काम करें। राधिका बैठी खाना पका रही है, सास पास कोयले की आग में हाथ पांव ताप रही है। इतनी देर में बच्चे भी आ जाते हैं। माँ, आपने क्या खाने में बनाया है? मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। माँ, पता है पिताजी ने पैसे भी नहीं दिए थे, जल्दी से कुछ बढ़िया खिला दो ना मुझको।
आओ मेरी बच्ची, जाओ जल्दी से मुंह हाथ धोकर आ जाओ, यूनिफॉर्म चेंज करो। रोटी मैंने पका ली है और मैंने सब्जी बनाई है। चलो आओ जल्दी से आप लोग मुंह हाथ धो लो। देखो कमरा भी गर्म है, दादी माँ ने कोयले तैयार किए हैं। वाह, कमरा तो सच में मज़े का है। बाहर से तो बहुत ठंडी हवा थी, लेकिन माँ आज भी आपने सब्जी रोटी बनाई। माँ कभी तो कुछ बढ़िया बना दिया करो। पता है सारे बच्चे आलू के पराठे लंच में लेके आते हैं, आप हमें ना लंच में आलू के पराठे देती ना घर में। मेरे बच्चों, बस थोड़े दिन इंतज़ार करो, तुम्हारे पिता को तनख्वाह मिलने वाली है। फिर मैं अपने बच्चों को बढ़िया बढ़िया मज़ेदार आलू के पराठे खिलाऊंगा, और भी जो कहोगे। बस थोड़े दिन इंतज़ार कर लो ना, महीने का आखिर है तो इसलिए अभी पैसे नहीं है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से मुंह हाथ चल के धो लो। इतना कहने के बाद फिर सूरज बच्चों को बहलाकर उनको हाथ मुंह धुलवाने के लिए ले जाता है। फिर सब जब खाने पर बैठते हैं तो बच्चे फिर से आलू के पराठे खाने की जिद करते हैं। माँ अच्छा बताओ ना, आप कब आलू के पराठे बनाओगी? पता है वो मेरी दोस्त है ना चिंकी, तो इतने मज़े आ के आज माँ आलू के पराठे लाई थी कि मेरा तो दिल ही खुश हो गया। खुशी मेरी प्यारी बेटी, बस थोड़े से दिनों की बात है। देखो महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, इसलिए बस थोड़ा हाथ तंग है। देखना कुछ ही दिनों में तुम्हारे बाबा की सैलरी आती ही होगी, फिर मैं अपने बच्चों को गर्मा गर्म मज़े से आलू के पराठे घर में दूंगी और लंच में भी। इस तरह राधिका अपने बच्चों को बहला लेती है और बच्चे चुप करके आलू के जिद नहीं करते और सब्जी रोटी खाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ, अरे वाह माँ, कितने मज़े के आलू के गर्मा गर्म पराठे हैं, साथ में ठंडी ठंडी दही चटनी। हीटर के आगे ये सब खाने का तो अपना ही मज़ा है। वाह मम्मी, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच। माँ को थैंक यू तो ऐसे बोलिए जैसे नवाबजादी को माँ ने गरम गरम पराठे ला के दिए हूँ। अंकिता के बच्चे पराठे खाने के बाद अब बाहर आते हैं और गरीब बच्चों के आगे पराठों की शोखी मारते हैं। अरे चुटकी और बबलू, तुम्हें पता है हम अभी अभी आलू के गरम गरम पराठे खा के आए हैं, हमारी मेड ने बनाए थे। क्या आलू के पराठे? दिल तो बहुत करता है, लेकिन माँ के पास अभी पैसे नहीं है। वो बाबा को भी सैलरी नहीं मिली ना, तो माँ ने कहा था कुछ दिन इंतज़ार कर लो, फिर सैलरी मिले तब। अरे तुम लोग गरीब हो, तुम लोग तो तब भी नहीं खा सकोगे जब सैलरी भी मिलेगी। गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ होते हैं कि वो कुछ अच्छा और बढ़िया खाएं। ये आलू के गर्मा गर्म पराठे तो बस हम जैसे अमीर ही खा सकते हैं। खबरदार, मेरी बहन को गरीब बोला तो तुम लोग अमीर हो तो क्या हम क्या करें? चलो जो अपने घर आ जाते हैं बड़ी शोखियां मारने के लिए। हम भी आलू के पराठे थोड़े ही दिनों में जरूर खाएंगे। अंकिता के बच्चों की बातें सुनने के बाद राधिका के बच्चे उदास मन लिए चले जाते हैं। घर आकर बच्चे सारी बात अपने माता पिता को बताते हैं। माँ देखो ना, अंकिता आंटी के बच्चे हमेशा हमें गरीब कहकर चिढ़ाते हैं। आज भी आलू के पराठे खा कर आए और हमें ताने दिए, हमारा मजाक बनाया। अरे तो दुखी होने वाली क्या बात है मेरी प्यारे बच्चों, मैं भी तुम्हें कुछ ही दिनों में आलू के पराठे खिला दूंगी। दिल छोटा मत करो, उनकी तो आदत ही ऐसी है। जाओ दादी माँ के साथ बैठकर बिस्तर में बातें करो, कहानियाँ सुनो दादी माँ से, और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ और बना देती हूँ। जाओ। हाँ ठीक है माँ, हम बिस्तर में बैठते हैं। बच्चों का मन बहुत उदास हो गया था, इसलिए वो बिस्तर में बैठकर अपनी दादी माँ से बातें करते हैं। राधिका और सूरज उन दोनों को देखकर अब बेहद दुखी थे।
सुनिए जी, बच्चे कब से आलू के पराठे खाने की ज़िद कर रहे हैं। मैं कब तक उनको समझाऊंगी। आप अपने सेठ जी से बात कीजिए। अगर कुछ पैसे एडवांस मिल जाएं तो हम बच्चों को कुछ और ना सही, कम से कम आलू के पराठे ही बनाकर दे देते हैं। कल आप कुछ एडवांस की बात करें। राधिका देखो, मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन चलो तुम कहती हो तो एक बार सेठ से बात कर लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो एडवांस देंगे। राधिका और सूरज यूं ही बात करते हैं। अगला दिन चढ़ता है। अब सूरज अपने सेठ से बात करता है। वो सेठ जी, बस एक बात करनी थी। कुछ पैसे एडवांस चाहिए थे, महीने का आखिर है तो बच्चे आलू के पराठे खाने की बहुत जिद कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो आपका बहुत शुक्रिया होता। हाँ, मेरा शुक्रिया तो हर हाल में तुम्हें करना चाहिए। देखो, तुम्हें यहाँ फैक्ट्री से फ्री की गंदुम मिल जाती है, तुम्हारे बच्चे रोटी खा लेते हैं, और क्या चाहिए अब तुम्हें। मैं तुम्हें कभी कभी एक्स्ट्रा आटा भी दे देता हूँ। ये क्या कम है जो अब एडवांस भी दूं? कोई पैसे नहीं है, सैलरी आएगी तभी अब बच्चों को आलू के पराठे खिलाना। सेठ एडवांस देने से मना कर देता है तो सूरज सारी बात आकर राधिका को बताता है। राधिका, मैंने तुम्हें बोला था ना कि सेठ पैसे नहीं देंगे। अब तुम ही बताओ क्या करूं। अजी आप दुखी मत होइए, मन छोटा ना करे। थोड़े दिन तो रह गए हैं, कोई बात नहीं, मैं बच्चों को समझा लूँगी। मैंने अपने बच्चों को सब्र करना सिखाया है। आप बेफिक्र होकर रहें, बच्चे जिद नहीं करेंगे, वो मान जाएंगे। हाँ राधिका, मैं जानता हूँ तुमने मेरे बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की है और बहुत अच्छे संस्कार उनको दिए हैं। राधिका और सूरज यूं ही बातें कर रहे थे। फिर बात करने के कुछ ही देर बाद जब राधिका बाहर जाती है तो बाहर अंकिता की मेट खड़ी थी। गायत्री बहन, कैसी हो? कितने दिनों बाद नजर आई हो। पास में ही पड़ोस में काम करती हो अंकिता जी के यहाँ, लेकिन फिर भी नजर ही नहीं आती। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक थी ना? अरे नज़र कहाँ से आऊँगी, ये लोग इतनी फरमाइशें करते हैं कि काम का कुछ पता ही नहीं होता, कब ख़त्म हो कब घर जाना हो, तो पता ही नहीं होता कब घर जाऊँगी। इसलिए तुम्हें नज़र नहीं आती कि यहाँ से किस वक्त निकलती हूँ। आजकल तो बच्चों और मैडम को बस हर वक्त गरम गरम आलू के पराठे चाहिए, खुद तो कोई काम करते नहीं है। अंकिता की मेड राधिका से इस तरह घर की सारी बात करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। राधिका भी चुप करके खड़ी रहती है। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जब सैलरी लेने का टाइम आता है तो मैनेजर फैक्ट्री में आकर सभी मजदूरों से कुछ बात करता है। अरे सुनिए सुनिए आप सभी मजदूर, वो सेठ साहब की माँ जी की तबीयत खराब हो गई थी तो सेठ उनको लेकर अचानक ही हॉस्पिटल चले गए शहर। तो ये कुछ पैसे और गंदुम छोड़ के मजदूरों के लिए गए। इतना कहने के बाद मैनेजर वहाँ से चला जाता है, मजदूरों को कुछ पैसे और गंदुम दे देता है। अरे इतने कम पैसे हैं, ये तो पूरी तनख्वाह भी नहीं। इतने में मैं कैसे घर खर्च पूरा महीना चलाऊंगा। सेठ पता नहीं कब आएंगे, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ। चलो सेठ ने आटा तो दे दिया, जिससे आटा लेने का खर्चा कम हो गया। अब बच्चों को पता नहीं आलू के पराठे कैसे खिलाऊंगा। निराश मन से सूरज घर आता है और सारी बात राधिका को बताता है। राधिका बताओ क्या करूं, सेठ तो चले गए और जितने पैसे मिले हैं इतने में बिजली का खर्च और साथ ही महीने का राशन लाना, बच्चों की फीस देना, क्या करेंगे हम। पूरा महीना कैसे निकालेंगे। अब बच्चों को मैं आलू के पराठे कहाँ से खिलाऊंगा। तुम ही कुछ आइडिया बताओ। मन तो मेरा भी उदास हो गया है और कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं। मैं बच्चों को समझा लूँगी, उन्होंने आस तो बहुत लगाई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। आप ऐसा करें, 1000 रुपये ले जाएं, कम से कम महीने का राशन तो ले आएं। उसकी तो चिंता ना हो, आपके सेठ अब पता नहीं कब आएंगे।
दोनों पति पत्नी उदास थे, लेकिन फिर सूरज 1000 रुपये लेकर घर से चला जाता है और बनिए के यहाँ से जाकर ज़रूरत का अपना सारा सौदा लेकर आता है। लेकिन अब भी बात वही थी कि बच्चों को आलू के पराठे भला कहाँ से खिलाएं। तो अब कुछ औरतें सब्ज़ी लेने के लिए राधिका के घर के बाहर खड़ी थी। अरे भैया, मुझे ज़रा 5 किलो आलू दे दो, क्या बढ़िया बढ़िया सब्ज़ी भी है आज तो। अरे राधिका, तुम क्या खामोश खड़ी सब देख रही हो? आओ ना, तुम भी आलू ले लो, कोई सब्ज़ी ले लो, कुछ ना सही तो आलू ही ले लो। अब तो तुम्हारे पति की सैलरी भी आ गई होगी। पता है, मेरे बच्चे बता रहे थे कि तुम्हारे बच्चों को आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ले लो ना, 1 किलो ही आलू ले लो। या फिर इतनी भी तुम्हारी औकात नहीं है? मेरी औकात जितनी मर्जी हो, तुम्हें इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। तुम अपने बच्चों को कुछ भी खिलाओ, हमने कभी तुमसे पूछा तो नहीं। तो मेरे बच्चों का क्या खाने का मन है और मैं उन्हें खिला सकती हूँ या नहीं, मेरी औकात है या नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं होना चाहिए। तुम अपने घर में खुश हो, हम भी अपनी इस गरीबी में खुश हैं, इसलिए तुम्हें हमारी फिक्र या चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो ये अपने ताने अपने पास रखो। राधिका ऐसा मुंह तोड़ जवाब अंकिता को देती है, फिर घर आके सारी बात सास को बता देती है। अरे ठीक किया बहू तूने, इसको पता नहीं हमारी गरीबी से क्या मसला है, लेकिन बस अब हम इसको अपनी ताकत दिखाते हैं। क्या मतलब माँ जी, मुझे समझ नहीं आई, आप खुल के बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? सुन बहू, देख, इसने हमेशा हमारे मिट्टी के घर का मजाक उड़ाया, तो इसी मिट्टी की ताकत हम इसको बताते हैं। घर के बाहर बहुत जगह है, तो हम आंगन में ही कुछ मिट्टी में बीज आलू के बो देते हैं, तो यहीं पर आलू की खेती करते हैं, जिससे कि कुछ ही दिनों में आलू की खेती होगी, फसल उगेगी, तो फिर हम आलू से बढ़िया आलू के पराठे बना सकेंगे। हाँ माँ जी, ये बात तो मेरे जहन में कभी आई ही नहीं। घर के बाहर तो काफ़ी जगह है, हम तो काफ़ी सब्जियाँ उगा सकते हैं, लेकिन अभी चलिए आलू के पराठे बनाने की जिद बच्चे करते हैं, तो आलू की ही खेती करते हैं। ठीक है माँ जी, मुझे आपका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। अंकिता को भी हम इस गरीब मिट्टी के घर की ताकत बताते हैं कि जिसका मजाक उसने हमेशा उड़ाया, इस मिट्टी में कितनी ताकत है। अब बस सब बताने का समय आ गया है। आखिर कब तक हम गुर्बत में रह के इसके ताने सुनते रहेंगे? सास बहू के सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए अब दोनों अपने ही आंगन में एक बेलचा लेकर कुछ ज़मीन तैयार करती हैं, जिससे कि वो अच्छे से आलू की फसल उगा सकें। अरे माँ, आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? आपने ज़मीन ऐसी क्यों की है? माँ, मिट्टी मिट्टी नजर आ रही है। माँ, कुछ करने वाली हो? और माँ, आज देखो मौसम कितना ठंडा हो रहा है। माँ, आज तो हमें आलू के पराठे खिला दो ना। देखो ना, सारे बच्चे आलू के गरम गरम पराठे रोज खाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग भी अब पूरी सर्दी आलू के पराठे खाओगे। देखना, ये ज़मीन जो हमने फसल के लिए तैयार की है, यहाँ हम आलू उगाएंगे। देखना, जब आलू अच्छे से उगेंगे, फिर हम रोज़ आलू के पराठे खाएंगे। क्या माँ, सच में आप आलू की फसल उगाएंगी यहाँ? ये बल्ले बल्ले, अब तो हम भी पूरी सर्दी मज़े से आलू के पराठे खाएंगे। ये हाँ मेरे बच्चों, आलू उगने दो, फिर देखना रोज़ आलू के पराठे। आओ, अभी तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए गरम गरम नमक मिर्च के पराठे बनाती है। तुम लोग मेरे पास बैठना, मैं तसले में आग जलाती हूँ, कमरा गर्म होगा, फिर हम मज़े से नमक मिर्च के पराठे खाएंगे।
इतना कहने के बाद बच्चे अपनी माँ और दादी माँ दोनों के साथ घर के अंदर चले जाते हैं और इस तरह कोयले जलाकर बच्चे आग के आगे बैठते हैं, हाथ तापते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे से और माँ एक साइड पर नमक मिर्च के गरम गरम पराठे बनाती है। समय यूं ही गुजरता है और इस तरह से कुछ दिनों के बाद ही उनके बहुत अच्छे और बढ़िया आलू निकल आते हैं, फसल अच्छे से हो जाती है और इस तरह दोनों सास बहू अपनी ही फसल से बहुत से आलू जमा करके घर ले आती हैं। अरे वाह, बल्ले बल्ले, इतने सारे आलू! माँ, आपने तो सच कहा था कुछ ही दिनों में यहाँ आलू उगेंगे और माँ हम तो अब पूरी सर्दी मज़े से आलू के पराठे खाएंगे। ये बल्ले बल्ले, अब तो मैं लंच बॉक्स में भी आलू के गरम गरम पराठे ही लेकर जाऊंगी। माँ, जल्दी से आलू के पराठे बना दो ना माँ। और इस तरह से फिर बच्चे खुश हो जाते हैं। राधिका बैठती है आग जलाकर बच्चों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर बच्चों को देती है। अरे वाह माँ, क्या आलू के जबरदस्त पराठे बनाए हैं माँ। आप तो इतने अच्छे आलू के पराठे बनाती हैं माँ। क्या हम अपने पड़ोसियों को खिला सकते हैं माँ? वो तो बुरे हैं लेकिन हम तो नहीं, तो क्या थोड़े पराठे उनको खिला दें? हाँ मेरे बच्चों, क्या मैंने आपको कभी कहा कुछ बुरा करने को या अच्छा करने से मना किया? जाओ, वो आपके दोस्त हैं, आप उनको भी आलू के पराठे जाके खिला दो। और अब आप फिक्र मत करो, अब हर रोज़ आपको ऐसे ही गर्मा गर्म आलू के पराठे मिलते ही रहेंगे। जाओ अब आप। राधिका के बच्चे पराठे लेकर चले जाते हैं। माँ, आलू तो बहुत ज़्यादा हैं, हम इनको ज़्यादा घर में भी नहीं रख सकते, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम खुद आलू ये बेचना शुरू कर दें। देखिए ना, सर्दी का मौसम है तो लोग आलू से बनी बहुत सी चीज़ें चिप्स पकोड़े पराठे खाते हैं, तो क्यों ना इनको बेचें। हाँ बहू, आइडिया तो तेरा बढ़िया है। इतने ज़्यादा आलू घर में रखेंगे तो कुछ ही दिनों में ये मुरझा जाएंगे, तो चल इनको बेच देते हैं, 4 पैसे हाथ भी आएंगे और अब पूरी सर्दी टेंशन नहीं। हम बच्चों को आलू की चिप्स पकोड़े पराठे सब मज़े से खिलाते ही रहेंगे। अरे ये देखो, मैं तुम लोगों के लिए आलू के पराठे लेकर आई हूँ। आज मेरी माँ ने बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाए हैं, तो मैंने माँ से कहा मुझे दो, अंकिता आंटी के बच्चों को भी खिलाऊंगी, वो हमारे दोस्त हैं। ये लो गरम गरम आलू के पराठे, तुम लोग भी खाओ। आलू के पराठे खाने के बाद नेहा को पराठे सच में बहुत अच्छे लगते हैं। अरे वाह, इतने अच्छे पराठे तो हमारी मेट भी नहीं बनाती। क्या मैं ये आलू के पराठे जाके अपनी मम्मा को खिलाऊं? देखना, मम्मा को भी ये आलू के पराठे बहुत पसंद आएंगे। सच में तुम्हारी माँ के हाथों का तो जादू है इनमें। इतने अच्छे पराठे मैं जाके अभी अपनी मम्मा को खिलाती हूँ। अब अंकिता के बच्चों को पराठे इतने पसंद आते हैं कि वो अपनी मम्मा के लिए लेकर आते हैं बाहर से और उनको भी खाने के लिए बोलते हैं। मम्मा, ये पराठे खाइए, ये देखिए, ये राधिका आंटी ने बनाए हैं, हमें चुटकी और बबलू ने दिए। माँ, इतने सच में मज़े के हैं। अंकिता राधिका के बने जब पराठे खाती है तो उसे भी बेहद पसंद आते हैं। अरे वाह, पराठे तो सच में अमेजिंग है तो गरीब राधिका, लेकिन इतना अच्छा स्वाद है उसके हाथों में। ऐसे पराठे तो मैंने कभी नहीं खाए, मुझे तो खुद कुछ आता नहीं और मेड भी इतने अच्छे पराठे नहीं बनाती। सच में इस गरीब के हाथों के पराठे तो बहुत ही अच्छे हैं। सबको राधिका के बने हुए आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। अब राधिका अपनी सास के साथ अपने ही घर के आंगन के बाहर एक छोटा सा लकड़ी का मेज़ रखकर उस पर आलू बेचना शुरू करती है।
अरे वाह वाह बहन, तुम्हारे तो आलू बहुत अच्छे हैं। चलो अच्छा है, घर के पास से ही आलू बढ़िया मिल जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बढ़िया और ताज़े आलू मिलेंगे। घर की चीज़ है और घर की चीज़ तो अच्छी ही होती है। हमारे इस मिट्टी के घर का, हमारी गुर्बत का लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन देखो आज इसी मिट्टी में हमने इतने बढ़िया आलू उगा कर दिखाए और अब बेच कर भी 4 पैसे कमा रहे हैं। ये होती है इस हमारे मिट्टी के घर की ताकत। तुम्हें जब चाहे आलू यहाँ से ले जाना। अंकिता सारी बातें पास खड़ी सुन रही थी। अब वो शर्मिंदा होती है और हाथ जोड़कर राधिका से माफ़ी मांगती है। राधिका, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ तुम मुझे ही ये सब बोल रही हो। मैंने ही हमेशा तुम्हारे मिट्टी के घर का, इस मिट्टी के आंगन का मजाक उड़ाया। तो देखो, हमें सच में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुमने इसी मिट्टी के आंगन में इतनी अच्छी फसल की और आज 4 पैसे भी कमा रही हो, जो कि मैं अपने बड़े घर में नहीं कर सकती। तुम सच में बहुत अच्छी हो और यकीन जानो, तुम्हारे आलू के पराठे भी मैंने खाए हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं तुम्हारी आभारी रहूँगी। हाँ अंकिता, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अगर तुम्हें अपनी गलतियों का वाकई ही पछतावा है तो तुम्हें माफ़ किया, लेकिन याद रखना, कभी भी किसी गरीब को हकीर मत समझना, क्योंकि सब अपने घर से खाते हैं। तुमने तुम्हारे आगे कभी हाथ नहीं फैलाए, इसलिए तुम्हारा कोई हक नहीं था हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाने का। अब देखो, उसी गरीब घर से तुम भी आलू खरीद रही हो, तो आलू के पराठे तुम्हें मेरे अच्छे लगे। चलो आओ, बना कर खिलाती हूँ। तो इस तरह से राधिका और अंकिता दोनों के बीच अमीरी गरीबी का भेदभाव ख़त्म होता है और राधिका अंकिता के लिए बहुत ही अच्छे गर्मा गर्म आलू के पराठे बना कर लाती है। फिर सभी आग जलाकर मज़े से बैठकर गरम गरम पराठे खाने लगते हैं।